डेनमार्क, रेड डेन, डेनमार्क, रेड डेन का कहाँ है, डेनमार्क। अब एक काम करते हैं, ऑप्शन मैच कर लो। पहले में क्या आना चाहिए, होल्स्टीन फ्रीजियन पहले में डी, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये भी हो गया, पहले में बी ऑप्शन, पहले में डी आ गया। जर्सी गाय का उत्पत्ति स्थल, पहले दूसरे में सी जर्सी द्वीप, बिल्कुल सही है। ब्राउन स्विस का बी कहाँ पे, स्विट्जरलैंड, ठीक है, सही मैच हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गाय की किस नस्ल के अयन का आकार थैले जैसा होता है, तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, गाय की जो संकर नस्लें है उनका जो आकार होता है वो क्या होता है, थैले जैसा होता है। क्यों होता है, आपने देखा होगा उनका जो अयन होता है ना वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, अयन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस वजह से उनका जो अयन का आकार होता है या दूध नलिका होती है वो क्या हो जाती है, फैल जाती है, जिससे उनका गादी होती है ना, जिसको अयन बोलते हैं, उडर बोलते हैं, यूडर बोलते हैं, वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ध्यान रखना कौन सी नस्ल में होती है, और ये ध्यान रखना ये उन नस्लों में सर्वाधिक होगा जो सबसे ज्यादा क्या देती है, दूध देती है। तो ध्यान रखना होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल है जो सर्वाधिक क्या देती है, दूध देती है। इसी का आकार क्या होता है, थैले जैसा। और ये गाय होती है ना होल्स्टीन फ्रीजियन, कैसी है, त्रिकोणाकार, त्रिकोणाकार, इसका आकार देखते हैं तो कैसी है, त्रिकोणाकार, आगे से पतली पीछे से चौड़ी, ठीक है ना। नेक्स्ट है, गाय की किस नस्ल को कोसी के उपनाम से भी जाना जाता है, बेटा मेवाती गाय का नाम सुना है क्या, सुना है गुरुजी, बस उसी को बोलते हैं क्या, कोसी। गाय की किस नस्ल को कोसी के उपनाम से जाना जाता है, तो किसको जानते हैं, मेवाती को जाना जाता है। सवाई चाल के लिए गाय की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है, सवाई काका, मैंने तो इसको ऐसे याद रखा, सवाई काका, स से सवाई चाल होगी, का से काका कांकरेज, कौन सी हो गई, सवाई काका जी, तो कांकरेज नस्ल सवाई चाल के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय गाय की नस्लों में सर्वाधिक वसा परसेंट किस नस्ल की होती है, तो बेटा ये भी जो सर्वाधिक वसा परसेंट होती है ना, भारतीय नस्ल की गायों में पूछ रहा है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। किसकी बात कर रहा है, भारतीय नस्ल की गायों में सर्वाधिक वसा किस में होती है, कांकरेज में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिनमें से कौन सा कथन गलत है, गलत कथन को जानना। राजस्थान की कामधेनु राठी नस्ल को कहा जाता है, ये तो बेटा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो राठी नस्ल होती है उसको क्या बोलते हैं, राजस्थान की कामधेनु बोलते हैं। मतलब अच्छा दूध उत्पादन होता है उससे, इस वजह से उसको क्या बोलते हैं, राजस्थान की कामधेनु। कांकरेज नस्ल का अन्य नाम सांचौरी है, बिल्कुल है, क्यों है, क्योंकि यह नस्ल कहाँ पाई जाती है, जालोर के सांचौर क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है, इस वजह से क्या बोलते हैं, सांचौरी नस्ल। गिर गाय के कान पत्ती नुमा नीचे लटके हुए होते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। पंगानूर भैंस की एक द्विकाजी नस्ल है, बिल्कुल गलत है। पंगानूर तो बेटा भैंस की नहीं है, गाय की नस्ल है। किसकी नस्ल है बेटा, गाय की नस्ल है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है, कीचड़ वाली भैंस के मांस को क्या बोलते हैं, कीचड़ वाली भैंस। इस बाईजी के अंदर कौन सी बाईजी, कीचड़ वाली में गुणसूत्र कितने होते हैं बेटा, 48 गुणसूत्र कितने होते हैं, 48। और कैरा बीफ, और इसका जूलॉजिकल नाम कैराबेंसिस, ठीक है। मवेशी पशुओं में गुणसूत्रों की संख्या, अभी बोला है मैंने मवेशी, किसको बोलते हैं, गाय। गाय कितने की, 60 की, ले गाय कितने की, 60 की। भेड़ बकरी कितने की, 60 की। भेड़ कितने की, 54,000 की। ऊंट कितने का, 74,000 का। मुर्गी कितने की, 78,000 की, ठीक है। ये चीज आपको याद हो जानी चाहिए। निम्न में से मुर्रा भैंस के संबंध में कौन सी भैंस, मुर्रा भैंस के संबंध में कौन सा कथन गलत है। इस नस्ल का रंग काला चमकीला जेट ब्लैक, ये ध्यान रखना, जे पूछा जाता है कि जेट ब्लैक किस भैंस का रंग है, तो किसका है, मुर्रा का है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ये तो मुर्रा भैंस के लिए। तो दूसरा है, इसे दिल्ली बफेलो या खुंडी के नाम से ये पूछा जाता है, खुंडी उपनाम से, बिल्कुल करेक्ट है। दिल्ली बफेलो भी बोलते हैं क्योंकि इसको उत्पत्ति स्थल का है दिल्ली हरियाणा के पास में, ठीक है। इसे मिनी एलिफेंट भी कहा जाता है, ये ना हो सकता गुरुजी, क्योंकि मिनी एलिफेंट किसे बोलते हैं बेटा, गुरुजी मैंने तो जाफराबादी का नाम सुना था, मिनी एलिफेंट, मुर्रा को तो नहीं सुना। इसका अनुसंधान संस्थान कुमेर कहाँ स्थित है, भरतपुर में। ऑप्शन नंबर सी गलत है बेटा, बाकी का क्या है, ऑप्शन सी है। अब इस भैंस के संबंध में आपको एक एक चीज ध्यान रखनी है,
और एक चीज ध्यान रखना, मुर्रा भैंस के सींग कैसे होते हैं, कुंडलाकार या जलेबी के आकार के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जाफराबादी भैंस के संबंध में कौन सा कथन गलत है। इसका उत्पत्ति स्थल काठियावाड़ गुजरात माना जाता है, बिल्कुल जाफराबादी का। इसका शरीर भारी भरकम होने के कारण इसे मिनी एलिफेंट भी कहा जाता है, यह भी बिल्कुल सही है और यह भी सही है, दोनों ऑप्शन तो क्या है, सही है। इसके सींग मोटे और बड़े भरकम होते हैं जो मुंह के नीचे जाकर ऊपर की ओर उठते हैं, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान रखना, जो जाफराबादी नस्ल होती है ना, उसके सींग जो चेहरा होता है ना उसका, उसके नीचे जाकर वापस ऐसे उठ के हुए आते हैं, ऐसे ये सींग है तो ऐसे जाके वापस ऐसे घूम जाते हैं। ठीक है ना, किस नस्ल की विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं, जाफराबादी के अंतर्गत। किस में आते हैं बेटा, जाफराबादी के अंतर्गत आते हैं। इसके दूध में वसा की मात्रा 12 से 14% ना, इतनी तो होती नहीं है। इसके दूध में जो जाफराबादी नस्ल होती है, इसके दूध में जो वसा की मात्रा होती है वो बेटा कितनी होती है, 7 से 9% के लगभग होती है, लगभग। ठीक है, 7 से 9% के लगभग होती है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, मैंने अभी बोला था NDDB, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। कहाँ स्थित है, करनाल हरियाणा में नहीं, करनाल हरियाणा में तो क्या है स्थित है, NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है बेटा, करनाल हरियाणा में। तो ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ स्थित है, आनंद गुजरात के अंतर्गत है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना, करनाल हरियाणा की स्थापना कब हुई थी बेटा, 1955 में हुई थी क्या, और आनंद गुजरात की 1965। ठीक है, नेक्स्ट है नीली रावी भैंस के संबंध में कौन सा कथन गलत है। नीली रावी भैंस के संबंध में, इससे पंच कल्याणी के उपनाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल करेक्ट। किस भैंस को डायरेक्टली पूछा भी जाता है, किस भैंस को पंच कल्याणी के उपनाम से भी जाना जाता है, तो कौन सी भैंस है बेटा, नीली रावी। इसकी आंखों को बोल आइस या बल्ली जैसी ने, बिल्ली जैसे, कौन से, बिल्ली जैसी, कजरी आंखें, ध्यान रखना बेटा। कजरी आंखें, ठीक है ना, कजरी आंखें जैसी होती है, किसकी होती है, इसकी नीली रावी की। ठीक है, इस भैंस के सिर पर सफेद रंग का टीका लगा होता है, बिल्कुल करेक्ट है। इसका उत्पत्ति स्थल काठियावाड़ गुजरात है, नीली रावी का नहीं, नीली रावी का बेटा काठियावाड़ गुजरात में नहीं है, नीली रावी का तो सतलज नदी के आसपास का जो क्षेत्र होता है, फिरोजपुर पंजाब, कहाँ है, फिरोजपुर पंजाब का आसपास का क्षेत्र, फिरोजपुर पंजाब से सटे इलाकों में माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है, गद्दी। अभी इसके अंदर आईसीआर के अंदर पूछा गया था कि गद्दी किसकी नस्ल है, किस पशु की नस्ल है गद्दी, तो ध्यान रखना किसकी है, भेड़ की। रामपुर बुसायर बहुत इंपॉर्टेंट नस्ल है, ये भी किसकी है, भेड़ की है, ये भी भेड़ की है। पर्वतसरी और मांड्या, ध्यान रखना बेटा, मांड्या तो बिल्कुल भेड़ की है, लेकिन पर्वतसरी किसकी है, बकरी की। पर्वतसरी किसकी नस्ल है बेटा, बकरी की नस्ल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भेड़ की किस नस्ल के ऊन को यूरोप में, कहां पे, यूरोप में जोरिया के नाम से जाना था, मालपुरा, चोकला, जैसलमेरी और मारवाड़ी। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, जो जोरिया के नाम से बोलते हैं वो मारवाड़ी नस्ल के भेड़ की ऊन को बोलते हैं, कहां पे, यूरोप के अंतर्गत, क्या बोलते हैं, जोरिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गोवंश में असामान्य भूख, हड्डियां व अन्य अवांछनीय पदार्थों को चबाना लक्षण किसकी न्यूनता को संकेत देता है, कैल्शियम की, फास्फोरस की, पोटास की और कार्बन की। तो ध्यान रखना बेटा, ये फास्फोरस की कमी के कारण चबाते हैं, किसकी कमी के कारण, फास्फोरस की कमी के कारण चबाते हैं। हड्डियां चबा रही है तो हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, फास्फोरस, सिंपल सा कॉमन सेंस लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है पशु की आयु निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सर्वोत्तम उपयोगी है, खुर, सींगों द्वारा, दांतों द्वारा, सभी के द्वारा। बेटा एक चीज ध्यान रखना,
आजकल किसान बहुत क्या होता है, टेक्निकल हो गया और चालाक खोपड़ी हो गया। क्या हो गया, टेक्निकल और चालाक खोपड़ी हो गया। खुर को क्या करता है, वो रगड़ देता है, ठीक है। उसके ऊपर जितने भी निशान होते हैं तो खुर को क्या कर देता है, चमका देता है, ऐसे लगता है कि यार नया पशु है। सींगों को क्या करता है, सींगों को भी रगड़ देते हैं, छल्ले दिखाई नहीं देते। जब अपन बात करते हैं ना कि पशु को जो प्रथम छल्ला है वो कितने वर्ष में बनता है, 3 साल में, वो भाई साहब छल्ले ही गायब कर देता है कि गिनो, क्या गिनोगे। देखिए आप, किसान चालाक हो गया, छल्लों को गिनता, अब दांत को तो तोड़ नहीं सकता। दांत को क्या नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता। दांत तोड़ दिया हो तो पशु चारा किससे खाएगा, सिंपल सी बात है ना। इस वजह से दांतों को तो क्या नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, दांतों के द्वारा सर्वोत्तम उपयोगी है, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान में गाय की कौन सी नस्ल कृषि कार्यों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। राजस्थान में गिर, हरियाणवी, नागौरी, थारपार का तो ध्यान रखना बेटा, नागौरी। राजस्थान में कृषि कार्यों के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल कौन सी है, नागौरी, ठीक है। नेक्स्ट है, बछड़े में सभी अस्थायी अग्रचरणक दांत निकल आते हैं। बछड़े में जो सभी अस्थायी जो अग्रचरणक दांत होते हैं वो कितने कब निकलते हैं, जन्म के 10 दिन बाद, जन्म के 1 माह बाद, 6 माह के अंदर, 1 साल के अंदर। ध्यान रखना बेटा, जो अस्थायी दांत होते हैं वो जन्म के 1 माह के अंदर ही निकल आते हैं। कौन से में, जन्म के 1 माह के अंदर ही निकल आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब आपको ढूंढना है कि मुर्गी के शरीर का तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है बेटा, 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बिल्कुल है। अगर इसको अगर फ़ारेनहाइट में दे देता है, वो किसमें, फ़ारेनहाइट में, तो कितना हो जाता है बेटा, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। 107 से 108 के लगभग हो जाएगा। गाय या भैंस के शरीर का तापमान कितना होता है, 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये कितना हो जाएगा, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। भेड़ और बकरी के शरीर का तापमान कितना हो जाता है, 39 डिग्री, बिल्कुल। तो ये कितना हो जाता है गुरुजी, ये 103 डिग्री या 102 से 103 के बीच में आ जाएगा। 102 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट के हो जाएगा। ऊंट के शरीर का तापमान 45 डिग्री, नहीं 45 डिग्री मरवाओगे क्यों ऊंट को, 45 डिग्री नहीं होता। ऊंट का जो शरीर का तापमान होता है बेटा वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 100 फ़ारेनहाइट के लगभग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है, कैमेलस ड्रोमेडेरियन, कैमेलस बैक्टीरियन। कैमेलस बैक्टीरियन तो क्या था बेटा, 2 कुबड़, 2 कुबड़, कैमेलस ड्रोमेडेरियन। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर इसको दे दे कि भारतीय ऊंट का नाम क्या है, दोनों कंडीशन लिख लो, भारतीय ऊंट, अगर ये भी पूछे तो भी नाम क्या होगा, कैमेलस ड्रोमेडेरियन ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से ऊंट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। बीकानेरी नस्ल की जमीन से थुई तक की ऊंचाई 10 से 12 फीट होती है, 100% सही है। बीकानेरी जो नस्ल होती है उसकी जो ऊंट की जो ऊंचाई होती है जमीन से थुई तक की ऊंचाई कितनी होती है बेटा, 10 से 12 फीट होती है। जैसलमेरी नस्ल की जमीन से थुई तक की ऊंचाई 7 से 9 फीट होती है, यह भी करेक्ट है। जैसलमेरी नस्ल के ऊंट के ललाट के ऊपर गड्ढा पाया जाता है जिससे स्टोक कहते हैं, अच्छा। और बीकानेरी नस्ल के आंख के ऊपर घने बाल पाए जाते हैं जिसे झीपरा कहा जाता है। हाँ, यहाँ पर तो थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहा है। देखा, जैसलमेरी नस्ल के ऊंट के ललाट पर, तो जैसलमेरी नहीं बेटा, ये गलत हो गया, क्योंकि जैसलमेरी थोड़ी होता है, वो तो बीकानेरी पे पाया जाता है ना। जो स्टोव पाया जाता है वो कौन सी नस्ल पे पाया जाता है बेटा, बीकानेरी नस्ल के ऊपर पाया जाता है, ठीक है ना। और जो जीफड़ा पाया जाता है, जीफड़ा, जो आंख के ऊपर जो बड़े बड़े बाल होते हैं जो आंखों के अंदर मिट्टी धूल जाने से रोकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, जीफड़ा। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे एग्जामिनर डायरेक्टली पूछ सकता है कि जीफड़ा किस ऊंट की विशेषता होती है, तो बीकानेरी ऊंट की विशेषता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ऊंटों की राजस्थानी नस्लों में सबसे सुंदर नस्ल, आय हाय, मतलब ब्यूटी पार्लर करके पूरा अप टू डेट रहती है, काजल टीकी लगा के, लिपस्टिक विपस्टिक लगा लोगों के बिल्कुल रहती है। कौन सी नस्ल होती है सबसे सुंदर, फेयर एंड लवली भी लगाती है, फेयर एंड हैंडसम लगाती है, और कौन कौन सी जो भी क्रीम आती है, आईब्रो फाइब्रो सब बना के रहती है।
कौन सी ऊंट की नस्ल वो? जैसलमेरी, बीकानेरी, मेवाड़ी और मेवाती। तो ध्यान रखना बेटा, कौन सी सुंदर नस्ल कौन सी है? बीकानेरी है। सेना के गश्त हेतु ऊंट कौन सी नस्ल? जो सेना के अंदर जो सवारी के लिए ऊंट जो उपयोग में लेते हैं, सेना के अंदर जो गश्त देते हैं बॉर्डर के ऊपर, वहां पे जो उपयोग में लेते हैं वो जैसलमेरी ऊंट होते हैं। कौन से ऊंट होते हैं बेटा? जैसलमेरी ऊंट होते हैं। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन मुर्गी के संबंध में सही नहीं है? मुर्गी के संबंध में, विश्व में सबसे ज्यादा अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी? व्हाइट लेगोन, बिल्कुल करेक्ट है। काले मांस तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए कड़कनाथ, बिल्कुल बहुत सही है। असील मुर्गे की लड़ाकू नस्ल है, यह भी सही है, असील लड़ाकू नस्ल है मुर्गे की। व्हाइट लेगोन नस्ल का उत्पत्ति स्थल यूरोप है। व्हाइट लेगोन नस्ल का जो उत्पत्ति स्थल है यूरोप थोड़ी है, वो तो शायद इटली है ना बेटा। जब व्हाइट इट आ रहा है ना तो इटली हो गया ना, तो यार कहाँ हुआ बेटा? इटली। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? यूरोप नहीं होगा, इटली आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन मुर्गी के संबंध में गलत व सही की पहचान करो? रेड कॉर्निश मुर्गी में कलंगी मटर के दाने के समान होती है, बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान रखना, यहां से डायरेक्टली पूछा जाता है कि किस मुर्गी में कलंगी मटर के दाने के समान होती है, तो यहाँ पे एज इट इज आपको याद करना है किस में होती है? रेड कॉर्निश में होती है। दूसरा है, रेड कॉर्निश नस्ल के आंखों के चारों तरफ रिंग पाई जाती है, बिल्कुल। जैसे मान लो ये आंख है तो उस आंख के चारों तरफ ऐसे गोल रिंग पाई जाती है, ठीक है ना। और ये रिंग होती है ना बेटा, ये रेड हल्के लाल रंग की होती है। कौन से रंग की होती है? हल्के लाल रंग की होती है, ठीक है ना, ये भी सही बात है। रोड आइसलैंड रेड नस्ल की मुर्गी का आकार आयताकार होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उपरोक्त सभी कथन सही है। उपरोक्त सभी कथन क्या है? सही है। एक एक कथन आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है ना। सारे आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से कौन से मुर्गी की देसी नस्ल नहीं है? देसी नस्ल में हो गया मतलब भारतीय नस्ल नहीं है, समझना। कौन सी नस्ल नहीं है? भारतीय, ठीक है। ये चीज देनी, भारतीय नस्ल नहीं है तो ध्यान रखना, कड़कनाथ तो है, असील है, व्हाइट लेगोन ये कहाँ की है? इटली की है, गागस है, ठीक है ना। कड़कनाथ, असील, गागस ये तो कौन सी है? भारतीय है। लेकिन व्हाइट लेगोन कहाँ की है? इटली की है। हाथों द्वारा दूध दोहने की विधि है। अब यहाँ पे अपन को ऐसे नहीं दिया कि सर्वोत्तम विधि है, कौन सी है? तो चुटकी विधि बिल्कुल है, अंगूठा विधि है, पूर्ण हस्त दोहन विधि है, उपरोक्त सभी बिल्कुल। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। इसने सर्वोत्तम नहीं पूछी कि हाथों द्वारा दूध दोहने की विधि है, तो विधियां तो सारी आती, ये तीनों ही है। चुटकी विधि छोटे पशुओं में लेता है, छोटे पशुओं में। कौन से में लेते हैं बेटा? छोटे पशुओं में, जैसे भेड़, बकरी, ठीक है, भेड़ बकरी में लेते हैं। अंगूठा विधि एक दोषपूर्ण विधि के अंतर्गत आती है। किससे अंदर? दोषपूर्ण विधि के अंतर्गत आती है। इसके अंदर क्या होती है कि जो पशु होते हैं ना, उनके थनों में गांठें पड़ जाती है, इस वजह से ये इस विधि को क्या मानते हैं? दोषपूर्ण विधि है, दोषपूर्ण विधि। कौन सी विधि? अंगूठा विधि। क्यों? क्योंकि गांठें पड़ जाती है। और अगर पूछे कि दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि, पूर्ण हस्त दोहन विधि सर्वोत्तम विधि है। कौन सी? पूर्ण हस्त दोहन विधि, ठीक है। नेक्स्ट है, सफेद मांस किसके मांस को बोलते हैं? भेड़ के मांस को बोलते हैं, बकरी के मांस को बोलते हैं, मुर्गी के मांस को बोलते हैं या ऊंट के मांस को बोलते हैं? तो ध्यान रखना बेटा, मुर्गी के मांस को क्या बोलेंगे? सफेद मांस। मुर्गी के मांस को क्या बोलते हैं? सफेद मांस बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। पशु की नस्लें और उत्पत्ति स्थल दिया हुआ है। सूरती नस्ल का गुजरात का खैरा जिला, बिल्कुल सही है। पहले में ए, तो पहले में ए, बी गलत हो गया, सी गलत हो गया, पहले में ए, ठीक है। मुर्रा नस्ल का दिल्ली हरियाणा, बिल्कुल। दूसरे में सी, ये तो गलत हो गया। पहला ए ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। नीली रावी का बेटा 3 में सी। अभी क्या बताया? फिरोजपुर पंजाब, बिल्कुल सही है। और जाफराबादी का काठियावाड़ क्षेत्र गुजरात का, ठीक है।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला आंसर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। घी का सैफोनीकरण मान कितना होता है, 222 से 226 होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और मोस्ट भी लगा लेना, इसको क्या कर लेना, मोस्ट भी। डायरेक्टली पूछा जाता है कि घी का सैफोनीकरण मान क्या होता है, या साबुनीकरण मान। इस सैफोनीकरण मान को क्या भी दे सकता है, साबुनीकरण। साबुनीकरण मान भी दे सकता है, ये चीज आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना। घी में स्वतंत्र वसा 0.5% होती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। घी में स्वतंत्र वसा तो 0.5% होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। घी में नमी की मात्रा 99% होती है। नमी की मात्रा घी के अंदर अगर 99% होगी तो घी वैसे खराब हो जाएगा यार, ये तो ठीक है। क्रीम निकालने के लिए उपयुक्त तापमान 32 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। बिल्कुल ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है बेटा, लेकिन ये थोड़ा सा गलत लग रहा है मेरे को, क्योंकि घी के अंदर अगर नमी की मात्रा 99% होगी, अगर मान लो पानी अगर घी के अंदर भर गया तो घी वैसे खराब हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। घी में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 0.5% से भी कम। ये चीज आपको नोट करनी है कि घी में जो नमी की मात्रा होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, 0.5% से भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए। दूध के संबंध में कौन सा कथन गलत है, दूध की विद्युत चालकता 0.005 म्यूस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सर, होती है इतनी। दूध का हिमांक बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट, जमने का बिंदु दूध का, भाई इतने टेम्परेचर पे दूध क्या हो जाता है, जम जाता है। माइनस है यहाँ पे, ध्यान रखना, ये वो नहीं है, तीर का निशान नहीं है। -0.52 से -0.56 होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट का। तो दूध का उबलने का बिंदु, उबाल बिंदु कब होता है, इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। दूध का उबाल बिंदु 101.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी करेक्ट है। दूध का अपेक्षित घनत्व है 1.042 से 1.052। दूध का अपेक्षित घनत्व दूध का अपेक्षित घनत्व बेटा इतना नहीं होता, दूध का अपेक्षित घनत्व होता, आपने अगर पढ़ा हो तो 1.028 से 1.032। कितना होता है बेटा, दूध का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो लिख लेना 1.028 से 1.032 होता है। अब एक चीज ध्यान रखना, 1.028 तो ये तो किसका होता है, गाय के दूध का, और 1.032 किसके होता है, भैंस के दूध का, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। वहां पे एग्जाम में पूछा कि गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 1.028 हो जाएगा। अगर भैंस का पूछता तो 1.032 हो जाएगा। ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पशु का नाम देकर बच्चे देने की क्रिया। गाय में बच्चे देने की क्रिया क्या कहलाती है, काल्विंग, सही है। बकरी में किडिंग होती है, भेड़ में लैम्बिंग होती है, मुर्गी में लेइंग होती है। पहले में क्या है बेटा, ए, और दूसरे में सी। पहले में ए, दूसरे में सी, हटाओ। पहले में ए, दूसरे में सी, पहले में सी, हटाओ। सी में बी, सी में बी है और उधर डी है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची, दूसरी तरफ सूची सेकंड दे रखी है, तो इनका मिलान करना है। मानकीकृत दूध, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मिल्क। स्टैंडर्ड मिल्क, ठीक है, मानकीकृत दूध। तो ध्यान का, स्टैंडर्ड मिल्क में जो वसा की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 1.5, और SNF 9, सेफ्रेटा दूध, फैट 4. एक काम करता हूं बेटा, मैं टोन्ड मिल्क का जानता हूं, ठीक है। टोन्ड मिल्क का जो SNF होता है या फैट होती है, टोन्ड मिल्क होता है ना, उसमें 3 तो क्या होती है, फैट होती है, और 8.5 क्या होता है, उसका SNF होता है, ठीक है। तो एक काम कर लेता हूं, मैं इसको मिला लेता हूं। पहले में क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में डी, फैट कितनी होगी, 3, और SNF। और एक चीज ध्यान रखना, जो डबल टोन्ड मिल्क होता है उसमें जो फैट की मात्रा होती है वो टोन्ड मिल्क की तुलना में क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। टोन्ड मिल्क में जो फैट की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 3।
लेकिन अगर डबल टोन की बात करूंगा तो कितनी हो जानी चाहिए, 1.5। तो ध्यान रखना डबल टोन में फैट की मात्रा कितनी है, 1.5। तो मैं एक काम कर लेता हूं, इसको इधर मैच कर देता हूं, ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं, 3 में डी किस में है, मतलब 3 में डी इसके अंतर्गत है, तो ये तो गलत हो गया। 3 में डी इसके अंतर्गत है, इसके अंतर्गत नहीं है, तो ये गलत हो गया, ठीक है बेटा। अब डबल टोन में ए आना चाहिए, मतलब 4 में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो एक काम करते, 4 में ए इसके अंतर्गत है और 4 में ए ये इसके अंतर्गत नहीं है, तो ये गलत हो गया। पहला ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। अब एक काम कर लेते हैं, मिला लेते हैं। पहले में बी, मानकीकृत दूध स्टैंडर्ड मिल्क में जो वसा की मात्रा होती है वो कितनी होती है बेटा, 4.5 से। आइसोएनएफ कितना होता है, 8.5। सेफ्रेटा दूध, इसको बोलते हैं सिक्मिड मिल्क। सिक्मिड मिल्क, सेपरेटा मिल्क को क्या बोलते हैं, सिक्मिड मिल्क या स्किमिड मिल्क भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो वसा की मात्रा होती है वो क्या होती है बेटा, 0.5 होती है, ठीक है। मैथ्स हो गए। नेक्स्ट, कम तापमान व अधिक समय विधि, LT क्या होता है बेटा, इसको समझना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। LT क्या होता है, कम तापमान व अधिक समय विधि। अब देखो कम तापमान, तो इसको LT का मतलब हो गया लो टेम्परेचर। कम तापमान का मतलब क्या हुआ, लो टेम्परेचर। अधिक समय, लॉन्ग टाइम। लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम में दूध को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर कितने समय तक गर्म किया जाता है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2023 का पेपर हुआ था, उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखना। तो उसके अंदर कितना करता है, 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर 78 मिनट तक नहीं करते यार, ये तो इतना तो नहीं। 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक, बिल्कुल ये हो सकता है। 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर 60 मिनट तक नहीं। 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट तक। ध्यान रखना बेटा, जो करते हैं ना, बी ऑप्शन करेक्ट है। 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितने मिनट तक करते हैं, 30 मिनट तक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गर्भर विधि का जो परीक्षण किया जाता है ना, वो किसके लिए किए करते हैं, दूध में वसा के लिए, वसा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए। तो पहले में क्या आ जाना, बी। कोल्ड ऑन बॉइलिंग, दूध में खीस की मात्रा का जो पता लगाने के लिए करते हैं ना, उसको करते हैं बेटा कोल्ड ऑन बॉइलिंग। इसको COB क्या बोलते हैं, COB, कोब टेस्ट भी बोलते हैं। कोल्ड ऑन बॉइलिंग, कोल्ड ऑन बॉइलिंग, कोल्ड ऑन बॉइलिंग, खीस का पता लगाने के लिए, ठीक है ना। आयोडीन परीक्षण किसके लिए करते हैं, जो आयोडीन परीक्षण करते हैं बेटा वो करते हैं दूध में स्टार्च की मात्रा का पता लगाने के लिए। किसकी मात्रा, स्टार्च की। और नाइट्रेट परीक्षण किसके लिए करते हैं, दूध में वर्षा जल की मिलावट का पता लगाने के लिए। किसका, दूध में वर्षा जल की मिलावट का पता लगाने के लिए। अब एक काम करें तो ऑप्शन मैच कर लेते हैं, पहले में बी और दूसरे में ए। पहले में बी, दूसरे में ए, तीसरे में डी, चौथे में सी। पहला ऑप्शन राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्तेजक के रूप में काम आता है। उत्तेजक का मतलब क्या होता है, उत्तेजक का मतलब आपने देखा होगा, कोई भी आदमी अगर उसने अल्कोहल पी लिया, क्या पी लिया, अल्कोहल, फिर तो भगवान हो गया, वो खुदा बन जाता है। दारू पीते ही, तो दारू पीते ही उसको क्या दिखाई देता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता, वो खुद अकेला है इस दुनिया के अंदर, मस्त हो जाता है, ऐसा उसको फील होता है, ठीक है ना। उत्तेजक वही होता है जो उत्तेजना उत्पन्न करता हो, ठीक है ना। ध्यान रखना, कौन सा है, कार्बोलिक एसिड है क्या, फिनाइल है क्या, एल्कोहल है क्या, लाइसोल है क्या। एल्कोहल पीते ही पशु भी क्या हो जाता है, उत्तेजना में आ जाते हैं, तो लो उत्तेजक के लिए ध्यान रखना। एल्कोहल और किसका करते हैं उत्तेजक के लिए, कपूर का। किसका उपयोग करते हैं बेटा, कपूर का भी उपयोग करते हैं। कार्बोलिक एसिड, फिनॉइल और लाइसोल, ये क्या है, ये बेटा है जीवाणुनाशी। कौन से हैं, जीवाणुनाशी, जो जीवाणु को पूर्ण रूप से जड़ से ही तो उनको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, वो कौन से होते हैं, कार्बोलिक एसिड, फिनाइल और लाइसोल। इसका जो ट्रिक है कार्बोलिक एसिड की, उसकी एक काफिला, क्या है, काफिला, कहां से, कार्बोलिक एसिड, फिर से फिनाइल, ला से लाइसोल, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पशु नस्लों को सुमेलित कीजिए।
हाँ, भैंस की नस्ल कौन सी है? तो ध्यान रखना, अभी मैंने लिखा था भैंस की टोडा नस्ल क्या है? उपद्रवी नस्ल है। गाय की कौन सी है बेटा? आयरशायर, ठीक है। भेड़ की नेल्लोरी सबसे बड़ी नस्ल, और मुर्गी की रोड आइलैंड रेड। पहले में क्या है? सी और दूसरे में बी। पहले में सी, दूसरे में बी, तीसरे में डी और चौथे में ए। पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की सर्वाधिक मात्रा किस पशु को दूध में होती है? तो बेटा ध्यान रखना, जो इंसुलिन की जो सर्वाधिक मात्रा होती है वो ऊंट के दूध में होती है। और मोस्ट स्टार बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके दूध में होती है? ऊंट के दूध में होती है बेटा इंसुलिन की सर्वाधिक मात्रा, ठीक है। डायबिटीज जो रोगी होते हैं ना, उनके लिए सर्वाधिक उपयोगी है ये। गाय का प्रसव उपरांत प्रथम दुग्ध कहलाता है। गाय ब्याती है और गाय ब्याने के आपने देखा होगा 2 से 3 दिन तक का जो दूध होता है अपन उसको पीते नहीं हम, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? कोलेस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? कोलेस्ट्रम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, दूध को उतारने के लिए किस हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है? ध्यान रखना, जो दूध को उतारने के लिए कोई पशु अगर मान लो दूध नहीं देता, आपने देखा होगा कि कोई पशु क्या नहीं करता, दूध नहीं देता है। तो दूध नहीं देने पर क्या करते हैं? घर वाले डॉक्टर से इंजेक्शन ले आते हैं और इंजेक्शन लगाते हैं, है ना। तो उस इंजेक्शन के अंदर ऐसा क्या होता है? ऐसा कौन सा द्रव भरा होता है जिसके कारण पशु क्या दूध देने लग जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, उसके अंदर क्या भरा होता है? ऑक्सीटोसिन। क्या होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है। कौन सा हार्मोन्स होता है बेटा? ऑक्सीटोसिन। एक चीज इसके अंदर ये नोट करनी है, जैसे आपने इंजेक्शन लगा लिया, इंजेक्शन का जो ऑक्सीटोसिन का प्रभाव होता है वो 5 से 7 मिनट तक का ही होता है। ऑक्सीटोसिन का प्रभाव होता है कितना होता है? 5 से 7 मिनट तक ही प्रभाव होता है इसका। ऐसा नहीं आपने लगा दिया इंजेक्शन, लाए एक बीड़ी पी लूँ थोड़ी देर, और बीड़ी पीता पीता 5 मिनट गई और 5 मिनट बाद में ऑक्सीटोसिन का हार्मोन्स का क्या हो जाएगा? प्रभाव खत्म, और फिर वापस दूध देना। फिर भैंस, हाँ अब कैसे दूंगी दूध, तू तो बीड़ी पी रहा है, मेरे को तो सिगरेट पिला, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के बाद में एक लेटेस्ट शायरी सुनाई जाएगी, ठीक है ना। निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान कीजिए। डिब्रीडिंग क्या होता है बेटा? जो छोटे पशु होते हैं ना, उनको सींग रोदन करना क्या कहलाता है? डिब्रीडिंग। और डिसबर्डिंग होता है बड़े पशुओं में सींग रोदन करना, ठीक है ना। इतना से ध्यान रखना। डॉकिंग होता है पशुओं में पूंछ काटने की जो क्रिया होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? डॉकिंग, ठीक है ना। और डाउन कवर क्या होता है? ऐसी गाय जो दूध नहीं देती हो परंतु ज्ञाबिन हो, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, मैच कर लेते हैं। डिसबर्डिंग छोटे पशुओं में पहले में डी आ जाएगा, और डिबर्डिंग बड़े पशुओं में, ठीक है। एक काम करते, पहले में डी दूसरे में सी। पहले में डी 4, पहले में 4 और दूसरे में 3, पहले में 4 और दूसरे में 3। इधर तो पहले में 4 नहीं है, इसमें 4 लेकिन दूसरे में 3 नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बेटा, पहले में 4 दूसरे में 3, ठीक है। डॉकिंग पहले में पूंछ काटने, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है, ठीक है ना बेटा। ऑप्शन नंबर 4 डॉकिंग क्या होती है? भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया, इधर मिला लो। और डाउन कवर क्या होती है? ऐसी गाय जो दूध नहीं देती है परंतु क्या है वो ज्ञाबिन होती है, उस गाय को क्या बोलते हैं? डाउन कवर बोलते हैं, ठीक है ना। अब एक शायरी का टाइम हो चुका है, तो मैं आपको एक शायरी सुना देता हूँ। अच्छी है, सुनना जरूरी है, काम आती है, ठीक है ना। सुन लो आप भी खुश हो जाना और मैं भी। कि भूलों पर भूले करना, भूलों पर भूले करना, भूल नहीं होशियारी है। कि भूलों पर भूले करना, भूल नहीं होशियारी है। रोज किसी पर दिल आ जाना, इश्क नहीं बीमारी है, ठीक है ना। रोज किसी पे दिल आ जाना इश्क नहीं बीमारी है। तो ध्यान रखना, इस बीमारी का इलाज भी रखना चाहिए अपने पास में। इसके अंदर इतना भी नहीं डूबना चाहिए कि कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, माँ बाप का ख्याल नहीं रखते, कुछ लोग तो हद से गुजर जाते हैं। इन चीज़ों का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना। जिस उम्र के अंतर्गत जो चीज़ करने की होती है वो करना चाहिए। पहले पढ़ाई, पहले
एक यही उम्र होती है आपके बिगड़ने की और सुधरने की, ठीक है ना। इस उम्र, यही उम्र आपकी ऐसी है, इस उम्र में आप अगर सुधर गए, सही लाइन